नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। 26 लोगों की, बेकसूर लोगों की जान गई थी जब पुलवामा में हमला किया गया था और किस तरह से धर्मपुर के उन बेकसूर लोगों की जान ले ली गई थी। उसके बाद भारतीय सेना ने अपना शौर्य दिखाते हुए 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया पाकिस्तान के, और उनको पूरी तरीके से निस्तनाबूद कर दिया। और 25 मिनट में पाकिस्तान की को ये बता दिया, आतंकियों को ये बता दिया पाकिस्तान में बैठे हुए, कि भारत की सेना क्या कर सकती है। कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी भारतीय सेना की, और किस तरह से इस पूरे माहौल में बात की जानी चाहिए। आपका हाव भाव, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी आवाज, आपके बात करने का तरीका, क्या कुछ होना चाहिए, वो कल सेना की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया। आज जब हम ये बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान की तरफ से रिटेलिएशन किया गया है, और उस रिटेलिएशन में जो एलओसी से लगे हुए जो इलाके हैं, पुंछ, राजौरी के और कुछ पंजाब के, वहां पर पाकिस्तान की तरफ से लगातार उसकी नापाक हरकतें की जा रही हैं। मोर्टार्स दागे गए हैं, बड़ी तादाद में नुकसान हुआ है। 15 जानों का नुकसान हुआ है। 15 बेकसूर लोगों ने पुंछ में अपनी जान को गंवाया है। ये बताया जा रहा है कि 40 से ज्यादा लोग उसमें घायल हैं। अस्पतालों में उन घायलों का इलाज चल रहा है, जिनमें से कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। गाड़ियों को नुकसान हुआ है, घरों को नुकसान हुआ है, और लोगों को उन सेंसिटिव इलाकों को छोड़कर जाने के लिए कहा गया है, और लोग अपने घरों को छोड़कर सेफ जगहों पर जा रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि पाकिस्तान की तरफ से कल 7 और आज 8 दोनों के बीच में कई अलग अलग शहरों पर हमले करने की कोशिश की गई, जिसको भारतीय सेना की तरफ से नाकाम किया गया है। जिन शहरों में ये कोशिश की गई है, 15 ऐसे शहर हैं: अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, बठिंडा, चंडीगढ़, नल, फलौदी, उत्तरलाई और भुज सहित उत्तरी और पश्चिम भारत के कई सैन्य ठिकानों पर हमला करने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई है, जिसको पूरी तरीके से भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया है। और इसीलिए आज जब सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, उस सर्वदलीय बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से यह कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। इसको कॉल ऑफ नहीं किया गया है, क्योंकि पाकिस्तान लगातार धमकियां दे रहा है। पाकिस्तान के संसद का विशेष सत्र बुलाया गया, उसमें इस बात को कहा गया। उनके रक्षा मंत्री, उनके प्रधानमंत्री, सबकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम ऐसे खामोश नहीं बैठेंगे। उनकी तरफ से बहुत अलग अलग तरह के दावे किए जा रहे हैं कि उन्होंने राफेल से लेकर कई फाइटर जेट जो है उनको मार गिराया है, और इसी तरह के और कई दावे उनकी तरफ से किए जा रहे हैं, जिसकी अभी पड़ताल होना बाकी है। और लेकिन उनसे काउंटर सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि अगर ऐसा है तो उसके सबूत आप पेश करें। तो एक इंटरनेशनल टीवी चैनल को रक्षा मंत्री पाकिस्तान के इंटरव्यू देते हुए कहते हैं कि ये तमाम वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर रक्षा मंत्री पाकिस्तान का ये कहते हुए नजर आए कि वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर है, तो आप समझ लीजिए कि इसमें कितनी सत्यता होगी। लेकिन इस सब के बीच सवाल ये भी पूछा जा रहा है, एक तरफ पूरी तरीके से विपक्ष ने एक स्वर में, अब से नहीं 22 तारीख से लेकर अब तक एक स्वर में हमेशा ये कहा है कि अनकंडीशनल सपोर्ट वो भारत की सरकार को दे रहे हैं, कि वो जो सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहे वो करें। और भारतीय सेना ने की, और आगे भी जो वो कदम उठाना चाहते हैं देश हित में वो उठाएं, हम उनके साथ हैं। लेकिन साथ साथ ये भी सवाल उठाया गया कि जब पहली सर्वदलीय बैठक हुई, उससे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नदारद थे, और आज जब दूसरी सर्वदलीय बैठक हुई है, उससे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से नदारद रहे। अब सवाल फिर ये भी उठ रहा है कि चाहे इससे पहले जब सुरक्षा को लेकर जब सेना के तीनों अध्यक्षों के साथ जब मीटिंग हुई थी और उसमें इंपॉर्टेंट अधिकारी थे उसमें, तो वो वीडियो क्यों बाहर लाई गई, उसको टीवी चैनल्स में दिखाया गया कि देखिए प्रधानमंत्री कैसे मीटिंग ले रहे हैं। उसके बाद जब 7 तारीख जब हमला किया गया पाकिस्तान के ऊपर, उसके बाद जब कैबिनेट की मीटिंग हुई, उसकी तस्वीरें भी टीवी चैनल्स पे सब जगह दिखाई गई कि देखिए प्रधानमंत्री जो हैं वो कैबिनेट की मीटिंग ले रहे हैं। ये भी टीवी चैनल्स के जरिए बताया गया कि ऑपरेशन सिंदूर जो नाम है
वो प्रधानमंत्री ने रखा। ये भी बताया गया कि वो रात भर जाके इस ऑपरेशन की जानकारी ले रहे थे। सवाल ये उठ रहा है कि ऐसे वक्त में जब विपक्ष आपको अनकंडीशनल सपोर्ट दे रहा है, आपसे कोई इफ एंड बट करके कोई सवाल नहीं पूछ रहा है, वो ऐसे वक्त में जब वो दरिया दिली दिखा रहा है, बड़ा दिल दिखा रहा है, तो क्या प्रधानमंत्री को आके शुक्रिया नहीं अदा करना चाहिए था इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का उनके सपोर्ट के लिए? क्योंकि जब अभी जो सत्ता में बैठे लोग हैं, जब वो विपक्ष में थे, तो तब अगर जब इस तरह की आतंकी घटनाएं हुई थी, तब वो क्या करते हुए नजर आ रहे थे और तब उन्होंने किस तरह की सियासत की थी, इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि ये मौका अभी सियासत करने का नहीं है, लेकिन अगर दूसरे पक्ष की तरफ से इस तरह की बातें की जाएं, तो जाहिर सी बात है फिर सवाल उठना लाजमी है। राहुल गांधी आज फिर से जब सर्वदलीय बैठक में शामिल हुए, मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हुए और उन्होंने इन बातों को कहा कि अच्छा होता कि प्रधानमंत्री मीटिंग में शामिल होते और हम उनसे कुछ सवाल करना चाहते थे। ये नहीं कि कोई काउंटर क्वेश्चन, बट उनका ये कहना था कि वो आके सामने बताते कि कैसे ये ऑपरेशन हुआ, किस तरह से हुआ, आगे क्या करना है, क्योंकि ये मामला अभी यहाँ थमा नहीं है। जिस तरह से पाकिस्तान लगातार बातें कर रहा है, उसके ऊपर हमला हुआ है, आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया गया है, सिविलियंस को निशाना नहीं बनाया गया है, लेकिन उसकी तरफ से दावे अलग अलग तरह के किए जा रहे हैं और लगातार वो अपने नापाक इरादों को आगे बढ़ाते हुए जो सिविलियंस हैं उनको लगातार वो हिंदुस्तान में निशाना बना रहा है और 15 ऐसे बेकसूर लोग अब तक अपनी जान को गंवा चुके हैं। लेकिन उससे इतर जो दूसरी पॉलिटिक्स, पेटी पॉलिटिक्स जो हो रही है, वो भी आप देखिए। ये शौर्य किसने दिखाया? सेना ने दिखाया। सेना की तीनों जल, थल, वायु सेना ने मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। लेकिन देखिए, आप ये तस्वीर देख रहे होंगे फिलहाल, इसको कांग्रेस के जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं उनकी तरफ से भी इसको ट्वीट किया गया है, जहां ये बताया जा रहा है कि शिंदे ग्रुप की जो शिवसेना है उनकी तरफ से इस पोस्टर को जारी किया गया है। पोस्टर आप देखिए, मैं चाहूंगी एक बार फिर से अगर वो पोस्टर दिखा सके, वो पोस्टर आप देखिए, जिस पोस्टर में ये कहा जा रहा है कि इसका श्रेय जो है वो प्रधानमंत्री को दिया जा रहा है और इसमें प्रधानमंत्री को किस तरह से सेना की यूनिफॉर्म पहने हुए दिखाया गया है। इस तरह की एक नहीं कई इस तरह की तस्वीरें जो हैं वो सामने निकल कर आई हैं, जो जाहिर सी बात है कई तरह के सवाल खड़े कर रही हैं, क्योंकि अगर किसी को इसका क्रेडिट मिलना चाहिए तो वो जाहिर सी बात है कि सिर्फ और सिर्फ सेना को इसका क्रेडिट मिलना चाहिए। इसके अलावा कई तरह के और पोस्टर्स जो हैं लोगों ने रैलियां निकाली हैं, जिस रैली में उन्होंने पोस्टर्स जो हैं वो जारी किए हैं, बीजेपी के सपोर्टर्स हैं। उन्होंने लिखा है, घर में घुसकर मारा है और कब्र तुम्हारी खोदी है, दिल्ली की गद्दी पर बैठा बाप तुम्हारा मोदी है, भारत माता की जय, ऑपरेशन सिंदूर। तो ऐसे वक्त में जब पूरे देश को एक साथ एकजुट होकर सेना का मनोबल बढ़ाने की जरूरत है और ये कहने की जरूरत है कि भाई आप जो चाहे करें, हम आपके साथ हैं। 140 करोड़ जो हिंदुस्तानी हैं वो एकजुट होकर आपके पीछे खड़े हैं। ऐसे में अगर ये पैटी पॉलिटिक्स की जाएगी, इस तरह का एक पोस्टर बिहार से रिलीज हुआ है, एक महाराष्ट्र से रिलीज हुआ है, कुछ रैली निकाली गई हैं, उसमें भी इसी तरह के जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया उस तरह के पोस्टर्स जो हैं वो रिलीज किए गए हैं। प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक में गए नहीं हैं और ऐसे में लगातार पाकिस्तान की तरफ से रिटेलिएशन हो रहा है। ये कहा गया है, ये रक्षा मंत्री की तरफ से कि 100 से ज्यादा आतंकी जो हैं वो मारे गए हैं, ऐसा दावा किया गया है। हालांकि पाकिस्तान की हम बात करें तो उनकी तरफ से 26 ही अभी कबूला गया है। जाहिर सी बात है कि वो उसे जितना कम करके दिखा सकेगा उतना कम करके दिखाएगा, क्योंकि उसे भी अपनी आवाम को जवाब देना है और उसे भी ये बताना है कि हम भी किसी से कम नहीं है। ऐसे में वो इंटरनेशनल सपोर्ट लेने की भी कोशिश लगातार कर रहा है और उसकी तरफ से भी अलग अलग तरह के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन ऐसे वक्त में मैं ये जरूर यहाँ पर कहना चाहूंगी कि जंग जो है, जंग में शोर शराबा या टेबलें थपथपाना या खुश होकर हंसी में तालियां बजाना, जंग कोई सेलिब्रेशन नहीं होता है। जंग में मासूम निर्दोष लोग मारे जाते हैं। 26 लोग उस वक्त मारे गए थे और 15 अब बेकसूर भारतीय मारे गए हैं। 40 से ज्यादा जख्मी हैं और अभी भी खतरा टला नहीं है, खतरा लगातार बरकरार है। और मैं कमेंट कर रही हूं उन पत्रकारों पर, उन गुलाम पत्रकारों पर जो सस्ती टीआरपी के लिए लगातार, आप ये देखिए,
किस तरह की हरकतें अपने टीवी चैनल्स पर करते हुए नजर आ रहे हैं, उनसे भी सरकार को उनको नोटिस जारी करना चाहिए, उनसे सरकार को पूछना चाहिए। और इसीलिए मैंने ये कहा था कि अगर सीखना हो कि कैसे इस वक्त में बात की जाए, क्या आपकी बॉडी लैंग्वेज हो, कितनी संयमता से अपनी आपको बात को रखना है, तो आपको सेना की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसे आपको देखना चाहिए था। न चेहरे पे कोई मुस्कुराहट थी, ना ही कोई इस तरह का उन्होंने अपने अल्फाजों में ना कोई इस तरह का उन्होंने इस्तेमाल किया, ना ही कोई जश्न मनाया, ना ही कोई उस तरह से इसको सेलिब्रेट किया, बल्कि उन्होंने सिर्फ इंफॉर्मेशन दी और ये कहा कि आगे भी अगर इस तरह की कोई हरकत होगी तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। चलिए आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, इसी पर बात करेंगे। खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, स्क्रीन पर आप मेहमानों को ले आइए ताकि चर्चा का हम आगाज करें। 3 खास मेहमान आप देख सकते हैं मेरे साथ। ओमकारेश्वर जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है, जाना माना चेहरा है ओमकारेश्वर पांडे जी। ओमकारेश्वर जी, स्वागत आपका कार्यक्रम में। मेरे साथ रिटायर्ड विंग कमांडर, कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन अनुमा आचार्य जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अनुमा जी, आपका भी बहुत स्वागत कार्यक्रम में। और मेरे साथ जम्मू कश्मीर से जलील राठौड़ जी, सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ जुड़ गए हैं। जलील साहब, आपका भी बहुत स्वागत कार्यक्रम में। शुरुआत अनुमा जी मैं आपसे करना चाहूंगी, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरी सिचुएशन को, इसमें होती पैटी पॉलिटिक्स को कैसे देखा जाए? आपकी तरफ से तो लगातार अनकंडीशनल सपोर्ट दिया जा रहा है और ये बार बार ये कहा जा रहा है, लेकिन ये मांग की गई है संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए ताकि इस पूरे मामले को और ज्यादा मजबूती से रखा जाए। और सवाल ये भी किया गया है कि पहली से लेकर दूसरी सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री आखिर क्यों नहीं थे? नमस्कार आप सभी को। पुष्पा जी, सबसे पहले तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि जिस प्रिसिशन के साथ और जिस सरप्राइज एलिमेंट को कायम रखते हुए हमारी सेनाओं ने ये इस बात को अंजाम दिया, वो बहुत काबिले गौर है, काबिले तारीफ है और सेनाओं पर हम सभी को गर्व है। दूसरी बात यह कि प्रधानमंत्री फिर से इस बार उस सर्वदलीय बैठक में नहीं थे। तो सहमति की राजनीति हो, जवाबदेही की राजनीति हो, वहां से देश के प्रधानमंत्री वहां नहीं पाए जाते हैं। ये पहली बार नहीं है, हमने कोविड के समय में देखा है, हमने पुलवामा के बाद देखा है, हमने उरी और पठानकोट के बाद उससे भी खराब चीजें देखी हैं। पठानकोट के समय में आईएसआई को एंट्री दी गई थी, उससे खराब कोई निर्णय नहीं हो सकता था। हमें जवाबदेही भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं दिखती, लेकिन आज की सर्वदलीय बैठक में ये बहुत जरूरी था कि प्रधानमंत्री होते, उससे एक अच्छा संदेश जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री के साथ ऐसा कुछ है कि वो अपने आप को राजा समझते हैं। सहमति कहीं बने, लोग सवाल पूछें, वहां तो वो कभी पाए ही नहीं जाते हैं। और आज के समय में जब विदेशी मीडिया हमारे बारे में गलत बयानी कर रहा है, अफवाहें फैला रहा है, ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री को देश को आश्वस्त करने के लिए ये कहना चाहिए कि हमारा कोई एयरक्राफ्ट जो है, वो जो भी भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं उनके खिलाफ प्रधानमंत्री को या हमारे देश की सरकार को विज्ञप्ति जरूर निकालनी चाहिए, क्योंकि इस तरह से दूसरे राष्ट्र हमारे बारे में भ्रम फैलाएं, अफवाहें फैलाएं, ये हमारे देश के अंदर इससे भरोसा कम होता है और इसके लिए सबसे ज्यादा एहतियात रखना चाहिए। बुशरा जी, आज जो सर्वदलीय मीटिंग हुई और जिसमें संसद के विशेष सदन सत्र बुलाने की बात की गई, ये बहुत अच्छा और सही एक मांग है, क्योंकि इस समय भारत में लोगों को ये एक संदेश जाना चाहिए, और भारत में ही नहीं, भारत से बाहर भी, यहाँ जो भी हो, हम जो भी निर्णय लें, हम जो भी एक्शन करें, उसमें पूरा देश एक साथ है। और विपक्ष ने तो लगातार ये कहा है अनकंडीशनल सपोर्ट है। जब देर हुई तब जरूर, क्योंकि खून उबाल खा रहा है, हमारे नागरिक कोल्ड ब्लडेड उनका मर्डर हुआ है, उनको अंदर घुसकर आतंकवादियों ने मारा है। और बैसरन घाटी में उस समय वहां पुलिस कवर नहीं था, तो सुरक्षा की जो चूक है, इसके ऊपर शायद प्रधानमंत्री जी को इस बात का एहसास हो कि उनसे ये सवाल पूछा जा सकता है, सुरक्षा की चूक पर सवाल पूछा जा सकता है। तो उससे वो अपनी छवि को बेदाग रखना चाहते हैं, लेकिन सुरक्षा में चूक तो होती है। दुर्भाग्य से ये एक पैटर्न बना हुआ है कि कारगिल हो, पुलवामा हो, पहलगाम हो, बीच में उरी हो, पठानकोट हो, नगरोटा हो, कालू चक्का अटैक हो, ये सारे अटैक जिन सरकारों के समय में हुए हैं, उन सरकारों में हमेशा ये इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है। और दुर्भाग्य इस बात का है कि इस बात के ऊपर तवज्जो कितनी दी जा रही है वो देश को मालूम नहीं पड़ रहा है।
क्योंकि आज हमने पाकिस्तान पे 25 मिनट में 9 ठिकानों पे बढ़िया तबाही मचाई, बहुत जरूरी था। लेकिन उसके बाद हमारे अपने नागरिकों पर हमले हो रहे हैं। क्या हमें अपनी सरहद के पास रहने वाले गांवों के नागरिकों के लिए सुरक्षा और उनके लिए इंतजामात ऐसे नहीं करने चाहिए कि इस तरह से बेवजह किसी का खून ना बहे? अब जैसे उन्होंने कह दिया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, तो ठीक बात है। लेकिन उसके साथ साथ जब हम ऐसा माने, क्योंकि हमने तो ये कहा है, हमारी सरकार ने साफ कहा है, हमने सेना के ठिकानों पर नहीं हमला किया है, हमने आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया है। ये बहुत ही कैलिब्रेटेड, नॉन एस्केलेटरी, ये सब विदेश मंत्रालय के रिप्रेजेंटेटिव के शब्द हैं जो मैं बोल रही हूँ। तो उसके बाद अगर पूरी दुनिया के लोग हमारा एक मत से साथ नहीं दे रहे हैं, क्योंकि भर्त्सना तो की गई है, लेकिन बीच में एक पलड़ा रखते हुए कि हम कहीं एक तरफ भारत की तरफ ना बोल दें, पाकिस्तान के खिलाफ ना बोल दें, तो वो चीज हमको आंदोलित करती है, उद्वेलित करती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको विश्व की कम्युनिटी के सामने बहुत प्रमाणों के साथ अपनी बात रखना चाहिए, और उसके लिए एक ये हमला बहुत अच्छा है हमारी सेनाओं ने किया, लेकिन हमारी खुफिया एजेंसियों को कम से कम 1 या 2 आतंकवादियों को जिंदा पकड़ना चाहिए, और वो एक मिसाल बनेगी जहां से हम पाकिस्तान बहुत धूर्त है, उसकी साजिशों की जो पूरी उसका कच्चा चिट्ठा है वो विश्व की कम्युनिटी के सामने रख पाएंगे। मैं ऐसा मानती हूँ कि ये उतना ही जरूरी है जितना जरूरी पाकिस्तान को नेस्तनाबूद, उसके जो आतंकवादी ठिकाने हैं उनको नेस्तनाबूद करना है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि जो दावे किए जा रहे हैं लगातार कि हमने ये फाइटर जेट जो है वो कर दिए, ड्रोन हमने ये निस्त-नाबूद कर दिया, इस तरह के दावे जो है ऑफिशियली किए जा रहे हैं, यानी पाकिस्तान की सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं बार-बार। वो टीवी चैनल्स पर बैठकर, इंटरनेशनल मीडिया में बैठकर इन तमाम बातों को कह रहे हैं, अखबार उनको छाप रहे हैं, राइटर्स और सीएनएन जैसे इसको छाप रहे हैं, तो ऐसे में सरकार को सामने आकर इस पर कहना चाहिए कि पूरी तरीके से बेबुनियाद बातें हैं और ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर आप खामोश रहेंगे तो कहीं ना कहीं इन बातों को बल मिलेगा और ऐसे में ये बात सामने आकर कहनी चाहिए। ओंकारेश्वर जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, एक क्विक सवाल जलील साहब आपसे मेरा, क्योंकि आप वहां पर बैठे हुए हैं जो कि बहुत सेंसिटिव पूरा एरिया है और जाहिर सी बात है ये सब कुछ जो हो रहा है इसकी आग जो है आप वहां पर झेल रहे हैं। मेरा पहला सवाल आपसे ये कि अभी की अगर हम बात करते हैं 15 लोगों की, अगर मैं शहादत कहूं तो गलत नहीं होगा, हो चुकी है, 40 से ज्यादा बताए जा रहे हैं इसमें जख्मी हैं और अभी भी खतरा टला नहीं है। ऐसे में क्या हालात हैं फिलहाल वहां के और किस तरह के और आगे प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है, और क्या आपको लग रहा है कि इससे ये मामला आगे और एस्केलेट होता हुआ क्या आपको नजर आ रहा है? आवाज खोले जलील साहब की। जी जी शुक्रिया आपका और को पैनल्स का, मैं उनका भी मैं आभारी हूँ और जो आपके दर्शक हैं उनको भी मेरी तरफ से अभिनंदन। जी, हालात बहुत खराब हैं, बहुत चिंताजनक हैं। जहाँ तक एलओसी की बात है, जम्मू से लेके कश्मीर तक जो ये खूनी लकीर है, ये लकीर है, उस पे बराबर मौत का रक्त जारी है। और उधर से जो आर्टिलरी से हो रहा था, कन्वेंशनली हम क्या देखते थे, जब दोनों मुल्कों के दरमियान किसी तरह का हालात ठीक नहीं होते थे, तनाव होता था, तो लाइट इन्फेंट्री का इस्तेमाल होता था। लेकिन अब की बार जिस तरह की गोलाबारी हो रही है वो तारीख में उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है। पहले तो लाइट जो गोलाबारी होती थी, लेकिन अब हैवी इन्फेंट्री का, हैवी मोटर फायरिंग का सिलसिला जारी है। इसमें हमारे पुंछ का एरिया बहुत ज्यादा प्रभावित है। जम्मू की अगर बात करें, जम्मू डिवीजन की, तो मैं आपको बराबर बताता हूँ कि वहाँ पे पुंछ, बालाकोट, कृष्णा घाटी और मनकोट, मुंगेर, गुंटूर, करनी, ये इलाके सारे पाकिस्तानी फायर में बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। और वहाँ पे बदकिस्मती से हमारे 15 लोग और जो है वो हताहत हुए हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। 1-2 भाई बहन जोया और जमान जो है, जोया नाम है बच्चे का, और वैन, ये 10 और 12 साल की भाई बहन है, इनकी भी मौत हुई है उनमें। और जख्मी तकरीबन 57 लोग हैं, जिनमें 42 की हालत बहुत क्रिटिकल है।
मैं एज ए हम्म। कश्मीरी, मैं तो जर्नलिस्ट, मेरा सवाल ये है कि अगर 26 लोग हमारे शहीद हुए, बड़ी बेदर्दी से कत्ल किए गए और खून का रक्त खेला गया पहलगाम में, और उनका बदला लेने के लिए हमने इतनी बड़े पैमाने की कार्रवाई की जिसमें पूरा देश, जो रूलिंग पार्टी है और जो विपक्ष है, एक ही पेज पे खड़े हुए हैं, तो यहाँ पे जो अब और लोग मर रहे हैं, क्या वो कोलैटरल डैमेज है? होना ये चाहिए था कि स्ट्रेटेजी ऐसी होनी चाहिए थी कि अगर हम कोई बड़ी कार्रवाई करने वाले थे तो हमको ये भी याद रखना चाहिए था कि हमारे कौन से एरिया लाइन ऑफ फायर में पड़ते हैं और वहां की लोगों का सुरक्षा का बंदोबस्त किया जाना चाहिए था। मैं समझता हूँ कि अ, हमला तो हुआ, हमने वहां पे जो भी कर रहा था वो किया, वो आर्मी का एक डिसीजन था, उन्होंने प्रोफेशनली और बड़ी जिम्मेदारी के साथ वो काम किया और प्रिसीजन के साथ काम किया, जिसका सबूत सारी दुनिया के सामने है। लेकिन क्या हमने वो करते हुए इस बात का ख्याल रखा कि अब हमें 26 के साथ-साथ और भी लोगों की कुर्बानी लेनी है, उनकी सुरक्षा का ख्याल किया जाना चाहिए था, ऐसा बड़ा फैसला लेने से पहले, और ये सिलसिला बड़े पैमाने पे जारी है। अब तो इवैक्यूएशन का सिलसिला जो है, वो चल पड़ा है, लेकिन हालात इतने हम्म। गंभीर हैं, हर तरफ हाहाकार मची हुई है और मासूम लोग इस फायरिंग के जद में आकर अपनी जानों को खो रहे हैं, अपने अंगों को खो रहे हैं। प्रॉपर्टी की तो हम बात नहीं करेंगे, प्रॉपर्टी दोबारा बनाई जा सकती है, लेकिन बात यह है कि देश में इस वक्त उतना आक्रोश नहीं दिखाई देता है जितना आक्रोश पहलगाम मैसेकर के वक्त दिखाई दिया था, और सरकार भी कहीं ना कहीं चूक गई। अब आप बताएंगे कि इनको हमारे फोर्सेस जो हैं उनको इस चीज का ख्याल रखना चाहिए था। सारा बोझ हम फोर्सेस पर नहीं डाल सकते हैं। अभी जो काम हो रहा है इवैक्यूएशन का, या इन लोगों को सपोर्ट करने का, या इनके मेडिकल इमरजेंसीज को अटेंड करने का, दैट इज बीइंग डन बाय द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव, जो सरकार, जो यहाँ की हुकूमत है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनको ये पहले इन चीज का साथ में अगर इनकी कोऑर्डिनेशन होती तो ये चीज इतना कोलैटरल डैमेज हमको देना नहीं पड़ता। ये हुई बात जो यहाँ पे हालात है। अब कश्मीर डिवीजन में आए, उरी भी बिल्कुल खूनी खेल चल रहा है वहां पे, उरी सेक्टर में, गुरेज सेक्टर में, टंगदार सेक्टर में, करना सेक्टर में, केरन सेक्टर में, पूरी प्रॉपर्टीज इतनी दे हैव बीन रेज्ड टू ग्राउंड, बड़े पैमाने का। अगर अभी तो जाने नहीं दिया जा रहा है उस तरफ, जब आप जाएंगे और वहां देखेंगे, आप देखेंगे कि तबाही का हमने क्या कीमत इस वक्त यहाँ से अदा कर रहे हैं, जिसका हमें पहले ख्याल करना चाहिए था और इस चीज को अपने जहन में रख के हमने कोई भी कार्रवाई करनी चाहिए थी। दूसरी बात, जहां तक आपने ऑल पार्टी मीट की बात की, तो उसमें जहां भी देखेंगे, हम अगर पास्ट को विजिट करेंगे, वी हैव सीन की all the good steps, so-called good steps, the Prime Minister has taken the credit of that. और ये जो इस वक्त की सूरत हाल थी, दिस वॉज एन इमरजेंसी सूरत, हंगामी सूरत हाल थी देश में, और इस वक्त जो लीडरशिप का काम है वो आगे से, द लीडरशिप हैज टू कम ऑन द फोरफ्रंट एंड कन्विंस द नेशन दैट द लीडरशिप इज देयर वेयर एवर दे आर नीडेड। और बदकिस्मती की ये बात है कि जहां पर विपक्ष बैठता है वहां हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के बैठने में शायद संकोच होता है, लेकिन ये जो घड़ी है इस वक्त उनको चाहिए कि वो बाहर आए, जिस तरह वो हमेशा बाहर होते हैं, 24 घंटे उनके नाम का, उनकी तस्वीरों का प्रचार होता है, वो एक बार फिर आए और इस चीज को सामने से लीड करें, और इससे देशवासियों में कॉन्फिडेंस बन जाएगी और हम इस बहस में नहीं उलझेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री कहाँ है। प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर इज द फादर ऑफ द नेशन इन वन वे और द अदर वे। When father is absent and the children are discussing between each other, that does not make any sense, in my opinion. I don't know. मैं सभी कह रहा हूँ कि बात, लेकिन मेरा पर्सपेक्टिव नहीं है। आपने इम्पोर्टेंट बात करी है। जाहिर सी बात है कि ये आपके सवाल जो है वो जायज़ है, खासतौर पर आप जिस एरिया में वहाँ पर बैठे हुए वहाँ लोगों की जानें जा रही हैं और उसका खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ रहा है वहाँ बैठे लोगों को। और ये भी वहाँ से शिकायत है कि मीडिया को जिस बड़े पैमाने पर बात करनी चाहिए और सवाल उठाने चाहिए और पूछना चाहिए, वो सब नहीं किया जा रहा है। बल्कि पिछले आप 22 तारीख से लेकर अब तक आप देखें जिस तरह का पूरा रवैया सो कॉल्ड उस मेन स्ट्रीम मीडिया का रहा है,
और उससे पहले भी हमने देखा है, वो तो जाहिर सी बात है कि पूरे के पूरे वो सवालों के घेरे में है ही। ऐसा लग रहा है कि एक शख्स की सिर्फ इमेज को चमकाने के लिए न जाने और कितनी कीमत जो है वो लोगों को चुकानी पड़ेगी, ये साफ तौर पर दिख रहा है। ओमकारेश्वर जी, आपका पहला कमेंट इस पूरी ज्वलंत सिचुएशन पर। ऑल पार्टी मीटिंग, उसमें पीएम का ना होना, पहले में भी नहीं थे। ऐसे वक्त में जब लोग इंतजार करते हैं, देश इंतजार करता है कि आप जब 8 बजे आकर नोटबंदी का ऐलान कर सकते हैं और बहुत सारी चीजें ऐसे कर सकते हैं जिसमें आपको क्रेडिट लेना हो, तो यहाँ तो जाहिर सी बात है सेना ने जो काम किया है उसकी तारीफ करते हुए आप देश के सामने आ सकते थे, सिचुएशन को बता सकते थे, ऑल पार्टी मीटिंग में आ सकते थे, सीधे तौर पर आप राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे या दूसरे जो लोग हैं उनके सवाल ले सकते थे आप। आखिर ऐसा क्यों है, क्यों बचते हुए नजर आ रहे हैं, ये सवाल तो पूछा जा रहा है। और जो कीमत पुंज और एलओसी के आसपास के जो एरियाज हैं वो जो चुका रहे हैं उसका क्या, और आगे आप क्या देख रहे हैं आप, जिस तरह की पूरी खबरें पाकिस्तान से भी आ रही हैं, इंटरनेशनल मीडिया के हवाले से भी आ रही हैं। देखिए, जो जमीन के हालात तो अब मेरे पहले के वक्ता ने बताए हैं, वो तो वाकई चिंताजनक हैं। कुछ खबरें छनती हुई आजकल मीडिया में आ रही हैं, विभिन्न जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, और कुछ जो मेन स्ट्रीम मीडिया है। मेन स्ट्रीम मीडिया में कम ही खबरें हैं, लेकिन सोशल मीडिया में काफी खबरें हैं। अब वो वेरीफाइड कई बार नहीं होती हैं, कई बार इसमें मिस इन्फॉर्मेशन भी चलता है, डिस इन्फॉर्मेशन भी चलता है। मैं ये मानता हूं कि युद्ध चल रहा है, जैसा कि केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि ये ऑनगोइंग ऑपरेशन है, और ऑनगोइंग ऑपरेशन में हेवी आर्टिलरी का इस्तेमाल हो रहा है दोनों तरफ से। तो जाहिर है कि हमारी तरफ भी नुकसान होगा, उनकी तरफ भी नुकसान होगा। हमें हमारे नुकसान दिखाई दे रहे हैं, उनको भी उनके नुकसान दिखाई दे रहे हैं। अभी मैं पाकिस्तान के सेनेट में एक जो वहाँ की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनके बयान को सुन रहा था। तो उन्होंने बताया कि कम से कम उनके 8 शहरों में जो है वो ड्रोन अटैक हुए हैं, और उन कई पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से भी खबर है कि उनके कुछ सैनिकों को भी लगी है और वो घायल हुए हैं या मरे हैं, और उनके काफी लोगों को सर्वदलीय बैठक में भी बताया गया कि करीब 100 से ज्यादा उनके लोग मारे जा चुके हैं। और जो है दोनों तरफ से कैजुअलिटीज हो रही हैं, ये निश्चित रूप से। देखिए, जंग जब भी होती है तब मरता तो आम आदमी ही है। कि ठीक है, कभी कुछ तो सिक्योरिटी फोर्सेस पर अटैक होते हैं, लेकिन उसकी जद में तो सभी आते हैं, इस तरफ भी उस तरफ भी। तो जंग कोई किसी चीज का निदान हो नहीं सकता। मैं राजनाथ सिंह जी के उस बयान को भी गौर करता हूं, जब उन्होंने कहा है कि मैं बढ़ाना नहीं चाहता इसको, अगर उसकी तरफ से वो ना करे। और उसी तरह पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का भी इसी तरह का बयान है कि भारत अगर और हमले न करे तो हम इसको आगे नहीं बढ़ाना चाहेंगे। हालांकि उनके प्रधानमंत्री का दूसरा बयान है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में वहाँ के पॉलिटिकल हुक्मरान कम फैसला करते हैं, वहाँ के जो मिलिट्री चीफ्स हैं, या जो आईएसआई चीफ है, वो फैसले करता है। और अभी ये भी खबरें आई कि पाकिस्तान के तमाम पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं उनको आईएसआई ने अपने हेडक्वार्टर में बुलाया, ब्रीफिंग के लिए बुलाया होगा, या उनसे पूछने या उनको बताने के लिए कि उनका क्या प्लान ऑफ एक्शन है और उनको क्या कहना और नहीं कहना चाहिए। तो वहां से अभी क्लियर नहीं है कि वो क्या करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते नहीं। लेकिन दोनों तरफ युद्ध की पूरी पूरी तैयारियां हो रही हैं, और ग्राउंड अटैक्स काफी हो रहे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे। जो 9 जगह स्ट्राइक भारत ने किया था पाकिस्तान के आतंकी हमलों पे, उसमें एक जगह पाकिस्तान पंजाब प्रोविंस भी था, जो कि इन इन इलाकों से अलग है। तो उसको वो मानते हैं कि ये प्रोवोकेटिव कार्रवाई है, उन्होंने इसीलिए एक्ट ऑफ वॉर की संज्ञा दी इस चीज को, और इसको कोशिश की जा रही है। लेकिन एक तीसरी चीज जो रे ऑफ होप हम देखते हैं कि ईरान के जो विदेश मंत्री हैं वो भारत के दौरे पर हैं। इससे पहले वो पाकिस्तान गए थे और पाकिस्तान के लोगों से मुलाकात की, और संभवतः वो ट्रैक टू डिप्लोमेसी पीछे से जो है एक दूसरे से बातचीत करने की, क्योंकि भारत हमेशा से बायलेटरल इश्यूज मानता रहा है। कश्मीर मुद्दे को, कश्मीर मुद्दे पे तो चर्चा होगी नहीं, होगी आतंकवाद के मुद्दे पे, होगी पहलगाम के मुद्दे पे, होगी इस सब तरह की कार्रवाइयों के मुद्दे पे। तो द्विपक्षीय ही मानता रहा है भारत हमेशा से। और इसीलिए वो यूएन के मीडिएशन के भी प्रपोजल को ठुकरा चुका है।
जो यूएन ने कहा था कि हम बात करते हैं, कराते हैं, तो हम भारत हमेशा से ठुकराता रहा है। लेकिन ईरान के जो विदेश मंत्री हैं वो मेरे ख्याल से ट्रैक टू डिप्लोमेसी के तहत बात कर रहे होंगे, और उससे क्या निकल के आता है ये देखने वाली बात है। देखिए, चाहे ऑल पार्टी मीटिंग पहली वाली हो या इस वाली हो, मैं और सभी लोग, पूरे देश के लोग मानेंगे कि प्रधानमंत्री को उसमें होना चाहिए। प्रधानमंत्री जब विपक्ष में होंगे और मुख्यमंत्री होंगे, तब भी वो यही बात कहेंगे, क्योंकि अक्सर वो जो उनके पुराने बयानात आप सुन ले, आतंकवाद के मसले पे, किसी अन्य मसले पे, तो उस समय जो उनकी भाषा है वो डिफरेंट होती है, और यही चीज उनसे अपेक्षा की जाती है कि जो कुछ भी हुआ है और आपने उसके बारे में एक फैसला किया है और उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, तो इसको सीधे सीधे एड्रेस करना चाहिए सभी विपक्षी दलों के साथ। करना तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चाहिए, लेकिन खैर उनको वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की आदत नहीं है। पता नहीं क्यों इस सरकार को सवालों से डर लगता है। सवाल पता नहीं इतने क्यों कठिन होते हैं किसी सरकार के लिए, किसी नेता के लिए। सवाल तो लिए ही जाने चाहिए, कठिन से कठिन सवाल। आज हम प्रेसिडेंट ट्रंप को देखते हैं कि चाहे उन्होंने एक से एक ऐसे फैसले लिए हैं जिसकी विश्व भर में आलोचना हो रही है, लेकिन वो मीडिया से नहीं बच रहे हैं। वो ओवल हाउस में मीडिया को बुलाते हैं, अपने सारे जो है वो एक्ट्स जो उनके हैं, जो भी उनके हैं, वो हर वक्त मीडिया के सामने होते हैं और सवालों के जवाब देते हैं। कठिन से कठिन सवालों के जवाब देते हुए प्रेसिडेंट ट्रंप को हम लोग देख रहे हैं टेलीविजन पर। तो ये करना चाहिए था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी। और देखिए, युद्ध आज नहीं तो कल खत्म होगा ना। सवाल तो तब भी पूछे जाएंगे, उसका एनालिसिस तो तभी होगा। पाकिस्तान को ये ध्यान रखना चाहिए कि भारत अभी भी रिस्ट्रेन मेंटेन कर रहा है। जितना भी ये अटैक हो रहे हैं, ये जितने भी हो रहे हैं, वो बहुत रिस्ट्रेन में हो रहे हैं। जो भारत की ताकत है उससे कई गुना कम है। और मैं ये बताना चाहता हूं कि 1948 के बाद से, हमेशा से, सिर्फ एक 1971 को छोड़ दें तो भारत ने हमेशा से रिस्ट्रेन मेंटेन किया है। 99 में जब करगिल में घुसपैठ पाकिस्तान ने की थी, तो भारत उस समय चाहता तो उनको काफी अंदर तक जाके और उनको काफी सबक सिखा सकता था, अच्छे से सबक जी। सिखा सकता था। लेकिन उस समय भी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का वन लाइनर था कि हमारे एरियाज को वैकेट कराओ, खाली कराओ। खाली कराना मकसद था, उनको घुस के हमला करने का आदेश नहीं था। 71 वार एक एग्जाम्पल है जिस समय भारत ने घुस के उनको पूरे ईस्ट पाकिस्तान को अलग किया और उनको ये ऐसा ऐतिहासिक सबक सिखाया जिसको वो आज भी नहीं भूले होंगे। और उनको ये याद रखना चाहिए कि ये वही भारत है, उसकी ताकत वही है, जो आज भी चाहे तो यही चीज वो वेस्ट पाकिस्तान में खैबर पख्तूनवा से लेके, बलूचिस्तान से लेके और गिलगिट और बाल्टिस्तान तक, ये सारे इलाकों में वो कर सकता है। आज पाकिस्तान अपनी होमग्रोन इंसर्जेंसी से बहुत परेशान है। हमें इधर की खबरें मालूम है, बलूचिस्तान में 12-14 सैनिक, पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, वहां भी बहुत हमले हो रहे हैं। लाहौर कराची में हमले हो रहे हैं। तो पहले तो उसको खुद को संभालना है, भारत से लड़ने की बात तो दूर। और अब जो है, अब आप देखेंगे कि किसी की जुबान पे वो न्यूक्लियर बातें नहीं आ रही हैं कि हम न्यूक्लियर हमला कर देंगे और वो कर देंगे, ये जो गीदड़ भक्तियां वो दे रहे थे। लेकिन एट द एंड आपको कहीं ना कहीं एक जगह पे आना पड़ेगा, बातचीत के तौर पे आना पड़ेगा, और उसके बाद दोनों तरफ से समीक्षाएं होंगी, एनालिसिस होंगे कि कहाँ क्या रहा, कम रहा, ज्यादा रहा। और आखिरकार पाकिस्तान के साथ ये तरीका, ये रवैया तब तक चलता रहेगा जब तक वह आतंकवाद का रास्ता छोड़ नहीं देता, क्योंकि जी। आतंकवाद उसके ऑफिशियल पॉलिसी में है। हम्म। भुट्टो से लेके और आज तक शहबाज शरीफ तक उस पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं आया है। ये रिटन डॉक्यूमेंटेड पाकिस्तान के अपने डॉक्यूमेंट हैं जो भारत को वो 1000 घाव देने की बात करता है। अब फर्क ये है कि भारत जो है उस 1000 घाव के बदले उसका उसका जो है माकूल जवाब देने लगा है और उसको दे रहा है। देखना है कि ये कहाँ जाके रुकता है। जी।
जी, बिल्कुल। बिल्कुल महत्वपूर्ण बातें कही और ये भी हमें देखना है कि ऐसे वक़्त में जब रक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि ये अभी ऑन गोइंग है, ये जो ऑपरेशन है वो ऑन गोइंग है और इसकी कीमत भारत के लोग भी चुका रहे हैं। भले ही आपको एलओसी के पास जो लोग रहते हैं उनके जो मारे जा रहे हैं शायद आपको उस तरह की फीलिंग ना हो रही हो कुछ लोगों को और हो सकता है उनका मज़हब जो है उसकी वजह से भी ये सवाल ये कड़वी बात है लेकिन मैं कहूँगी ज़रूर। लेकिन वो मासूम लोग मारे जा रहे हैं, वो छोटे-छोटे बच्चों की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं और ये ज़रूर कहा जाना चाहिए कि उनका क्या कसूर है इस सब में। तो ऐसे में जो सेलिब्रेशन किए जा रहे हैं, जो जश्न मनाए जा रहे हैं, उन सब लोगों को ये बताने की ज़रूरत है कि ये वक़्त जश्न और जोश से या फिर सेलिब्रेशन का नहीं है। अभी आप थोड़ा ठंडा रखें अपने आप को और देखें कि आगे क्या कुछ हो रहा है क्योंकि अगर ये कहा जा रहा है सरकार की तरफ से कि ऑन गोइंग ऑपरेशन है तो अभी आपको देखना होगा कि और कितना नुकसान उस तरफ होता है, उसका खामियाजा इस तरफ कितना भुगता जाता है क्योंकि कोई भी चीज एक तरफा नहीं होती है और इसका अंदाजा सबको है। लेकिन सवाल मेरा आपसे अनुमा जी और फिर आ रही हूँ मैं जलील साहब आपके पास कि ये जो पोस्टर्स जो लगाए जा रहे हैं बिहार से भी हमने देखा, एक हमने देखा महाराष्ट्र से और इसके अलावा जो हमने देखी कि कुछ लोगों ने सपोर्टर्स ने बीजेपी के रैली निकाली उसमें किस तरह के उन्होंने नारे लिखे हुए थे, वो तमाम बातें उसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या आपको लग रहा है ये सब और आगे बढ़ेगा? ये अभी शुरुआत है और इसमें मोदी जी को क्रेडिट देने की एक तरह से थोड़ी होड़ लगेगी क्योंकि हमने ये पहली बार नहीं, हमने ऐसे पहले भी देखा है। अगर राष्ट्रवाद का जलजला ना उठे तो भारतीय जनता पार्टी की इस देश में कभी सरकार नहीं बन सकती। ये मैं अपने अनुभव से कह रही हूँ। कारगिल में 16 अप्रैल 1999 को जयललिता की सरकार ने, जयललिता जी की पार्टी ने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था। निसंदेह उस समय चुनाव होना ही था 6 महीने के अंदर और मार्च के महीने से, यानी कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी फरवरी में अपनी पाकिस्तान यात्रा से लौटे थे उसके बाद से ही हमारी सेना की इंटेलिजेंस एजेंसीज ये कह रही थी कि पाकिस्तान के अपने सैनिक मार्च के महीने में आ रहे हैं। तब सरकार ने उस पर कान नहीं दिया, अप्रैल में भी नहीं दिया, जब तक कि कैप्टन सौरभ कालिया की शक्त विक्षत शरीर हमारे को वापस नहीं मिला और आर्मी के अंदर उससे एक बहुत ज्यादा मतलब खून उबल गया। तब जाके सरकार ने माना कि वहाँ लोग आए हैं और फिर वो गडरिये की कहानी की जिसने ये बताया कि वहाँ पाकिस्तान के लोग हैं, वो सब शुरू हुआ। और उसके बाद जुलाई में जिस समय वो लड़ाई खत्म हुई उसके 2 महीने के बाद चुनाव की घोषणा हो गई। निस्संदेह उसका फायदा बीजेपी ने उठाया, लेकिन उस दौरान जिस समय बीजेपी के नेता कारगिल और उसके शहीदों के फोटो बैनर ये सब लगाने लगे थे तो हमारे जनरल वेद मलिक साहब जो आर्मी के अध्यक्ष थे उनके अंदर ये दम था कि उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि सेनाएं राजनैतिक नहीं होती और इसलिए उनका राजनैतिक इस्तेमाल ना किया जाए और वो फिर पोस्टर बैनर हटे थे। लेकिन दुर्भाग्य से उसके बाद हमारे सेनाध्यक्ष भी, आर्मी भी पूरी तरह से, एक तो हम होते ही सरकार के साथ, हमेशा सरकार की तरफ होते, लेकिन सरकार उसका सम्मान ना करे वो ठीक बात नहीं है। तो पुलवामा के समय आपने देखा कि प्रधानमंत्री ने खुद ने उसके ऊपर से वोट मांगे। फिर इस बार भी हम देख रहे हैं कि बैनर पोस्टर तो शुरू हो ही चुके हैं, आगे चल के बिहार का चुनाव है। तो अल्टीमेटली सारी चीजें क्या चुनाव केंद्रित हैं? हमारे देश में राष्ट्रवाद का जलजला इस तरह खूनी, और क्या हम उसके लिए अपनी इंटेलिजेंस को ताक पे रख देते हैं? क्या हमारी इंटेलिजेंस फेलियर क्यों होते हैं? ये सब चीजें बहुत बहुत दुखी करती हैं। ये ऐसा लगता है कि सेनाओं के राजनीतिक इस्तेमाल के द्वारा भारत की जनता को उन्मादी बनाया जा रहा है। जो लोग रेशनली सोच सकते थे वो भी, क्योंकि ऐसा माहौल खड़ा होता है जिसमें आपके शंकाओं के लिए अगर आपने कुछ कहा तो आपको नेम कॉलिंग शुरू हो जाती है, चाहे आप खुद एक सेना के अधिकारी रहे हों। उसके बाद भी ऐसे लोग जो 2 रुपए पर ट्वीट लिखते हैं वो आपके वर्दी के ऊपर धब्बा लगाने का काम करते हैं। तो ये तो होना ही है, ये तो अवश्यम भावी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते हुए कि पहले कोई भी
हमारी सेना का ऐसा हमला होगा और उसका बार बार मोदी जी को महिमा मंडित करके दिखाया जाएगा, ये भूल कर कि हमारे देश की सेनाओं की ग्रूमिंग उस तरह से हुई है कि हम अपने काम से काम रखते हैं। और हमारे देश में कभी सैन्य विद्रोह नहीं हो सकता, क्योंकि जब जवाहरलाल नेहरू जी ने, पहले प्रधानमंत्री जी ने जब संविधान का निर्माण किया था और सिस्टम का निर्माण किया था, तो ब्यूरोक्रेसी और आर्म फोर्सेस का ऐसा इक्वेशन रखा था कि हमारी सेनाएं कभी सैन्य द्रोह नहीं कर सकती। तो इसका फायदा उठाना और बेजा फायदा उठाना गलत है। हमारी सेनाओं के शूरवीरता और सम्मान की रक्षा करनी चाहिए, उसका हमें आगे बढ़ के उनकी गरिमा को बनाए रखना चाहिए। लेकिन इस समय जिस तरह की बातें होती हैं, सेना के सम्मान को एक तरफ रख दिया जाता है, मोदी जी की सेना कोई कहता है, मोदी जी के पोस्टर कोई लगाता है। ये स्थिति बहुत विडंबनापूर्ण है और ये हम सभी वेटरन्स को दुखी करती है। एक पिछले प्रोग्राम में थी, उसमें ब्रिगेडियर साहब थे, उन्होंने कहा कि सेना को कोई खुली छूट वाली कोई बात नहीं होती है, ये पॉलिटिकल विल पर होता है। सेनाएं सिर्फ वो काम करती हैं जिनका आदेश दिया जाता है। लेकिन वो भी इस बात से बहुत परेशान होते हुए भी, दुखी होते हुए भी बहुत सी चीजें नहीं कह पाए, क्योंकि हर एक के पीछे, हम में से हर एक के पीछे 25 से 30 सालों की वैभवशाली और गरिमापूर्ण सर्विस होती है। हम नहीं चाहते कि लोग बाग हमसे भद्दे नामों से पुकारें, लेकिन कुल मिला के ये है कि जिस तरह के बैनर पोस्टर की राजनीति हो रही है वो बेहद शर्मनाक है। कम से कम सरकार को और भारतीय जनता पार्टी को अपने लोगों को कहना चाहिए कि थोड़े दिन, जब तक ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तब तक थोड़े दिन सद्भावना बना के रखो, सभ्यता बना के रखो, इसका इस तरह से उन्मादपूर्ण इस्तेमाल मत करो। उसके बाद भले आपको जो करना है करना, लेकिन इस समय जबकि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, उस समय तो कम से कम इतनी सदा शेखा की, इतनी दिमाग की, इतनी बुद्धि की अपेक्षा की जाए। जी बिल्कुल, ये मुझे लगता है कि मौजूदा सरकार से इतनी अपेक्षा करना बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि जब से पहलगाम हुआ है, तब से आप ये देखिए जिस बड़े पैमाने पर हिंदू-मुसलमान हुआ, जिस तरह से इस पूरे के पूरे अटैक को हिंदू-मुसलमान में की खाई जो है उसको और चौड़ा करने के लिए इस्तेमाल किया गया। टीवी चैनल्स ने लगातार दिन-रात नफ़रत फैलाई, कश्मीरी मुसलमानों को जगह-जगह पर स्टूडेंट्स को उनको निशाना बनाया गया, उनको किसी तरीके की सिक्योरिटी जो है वो फराहम नहीं की गई। छोटे-छोटे लोग जो शॉल और अपना कारोबार कर रहे थे, उनको कैसे बेइज्जत किया गया, मारा-पीटा गया। इसके अलावा जो अलग-अलग रेहड़ी पटरी वाले जो मुसलमान थे अलग-अलग जगहों पर, उनके साथ मारपीट की गई, उनको टारगेट किया गया, तब भी सरकार की तरफ से किसी तरह का कोई बयान नहीं आया। टीवी चैनल्स को कोई एडवाइजरी नहीं जारी की गई कि आप इस तरह की सेंसिटिव टाइम में ये सब आप ना करें। और अभी भी जिस तरह से उसके बाद जो पूरा का पूरा वॉर मॉन्गरिंग की गई और एक तरह से उसको उकसाने का पूरा काम किया गया, तब भी सरकार की तरफ से नहीं कहा गया कि ये कोई सेलिब्रेशन नहीं होता है वॉर जिसकी आप मांग कर रहे हैं, जो हमें करना होगा हम करेंगे, वक्त रहते करेंगे। उसके बाद अभी भी आप ये देखिए कि जिस तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है, जंग जैसे माहौल में आप ये कह रहे हैं कि सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है कि ये करने जा रही है सेना, वो करने जा रही है, ऐसा करेगी, वैसा करेगी। ये सवाल उठता है कि आखिर इतनी ऑडेसिटी इन लोगों में आती कहाँ से है और इनको लेकर कोई एडवाइजरी जारी क्यों नहीं की जाती है। मैं देख रही थी कि सरकारी जो चैनल है दूरदर्शन, उसमें जिस तरह के कार्यक्रम विपक्ष को लेकर किए जा रहे हैं, उन्हें गद्दार बताया जा रहा है उसमें। वो आप देखिए कि किस तरह से विपक्ष को लेकर, वो विपक्ष जो अनकंडीशनल सपोर्ट कर रहा है, उनको एक या दो अगर उन्होंने सवाल उठा लिए तो उन्हें गद्दार जो है उसमें बताया जा रहा है। सरकार उसको लेकर भी कुछ नहीं कह रही है, तो ये भी सवाल है। क्या जलील साहब ये तमाम चीजें आप तकलीफ देती हैं जब इस तरह की सब कुछ हो रहा होता है? और अभी अगर ये एस्केलेट होता है मामला, जिसकी मैं कहूंगी कि आशंका लग रही है, तो फिर आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को आगे जाते हुए? देखिए जी, सवाल करने वालों को गालियां पड़े या उनका अपोजिशन हो, सवाल उठते रहेंगे, सवाल उठते रहे हैं और हमेशा उठते रहेंगे। उससे सवाल पूछने पर कोई रोक नहीं लगेगी। जिनको सवाल पूछना है वो पूछेंगे, और सवाल पूछने वाले अक्सर देश हित में ही सवाल करते हैं। तो रही एक बात, जहां तक आपने नफरतों की बात की, दो चीजें हैं जिनका मैं जिक्र करना चाहूंगा। जो ये नफरतों का दौर चला, ऐसे में जो उम्मीद की किरण नजर आई,
वो भारत की उन 2 बेटियों की तरफ से आई जो एक विधवा हो गई, और विधवा होने के बावजूद 3 दिन की दुल्हन ने अपना दूल्हा खोया, उसके बावजूद उसने जो बात की, उसने बात की भाईचारे की, उसने बात की किसी को नुकसान न पहुंचाने की, उसने किसी बात की बेकसूरों को ना सताने की। और दूसरी बेटी थी वो नैनीताल की बेटी जो डट कर खड़ी हो गई दंगाइयों के सामने, और उसके बाद उसके साथ क्या हुआ वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और जिन इदारों पे इन लोगों के साथ निपटने का काम है, मैं वुमेन्स कमीशन की बात करूंगा, उनका भी उनकी तरफ से प्रतिक्रिया आई थी, लेकिन उसमें भी जो एम्बिग्युइटी थी तो वो भी सबको मालूम है। ये चीजें जो हैं ये देश की बेटियों को नहीं करना चाहिए था, बल्कि प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, यानी कि डिफेंस मिनिस्टर, जो टॉप लीडरशिप है मुल्क की, उनकी तरफ से आना चाहिए। दूसरी जो डेवलपमेंट है वो ये है कि कल की जो फोर्सेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें देश की 2 बेटियों योमिका और कर्नल सोफिया को आगे कर जी दिया गया कि जो ये तो एक बेहतरीन बात है कि जूनियर्स को जिसका मतलब जो काम करते हैं ग्राउंड पे, उनको पहली बार इस तरह का मौका दिया गया कि वो इस चीज को एक्सप्रेस करें और एक्सप्लेन करें। और इसमें एक दूसरी मैसेज भी थी, वो मैसेज ये थी कि मुसलमान, मैं ओपनली कहूंगा, जिसके लिए मुझे शायद गालियां भी पड़ेंगी, कि मुसलमान सिर्फ पंक्चर वाले नहीं होते हैं, मुसलमान कर्नल सोफिया जैसे लोग भी होते हैं, और कश्मीरी हिलाल जैसे लोग होते हैं। एयरमैन जो था जिसने पहला राफेल फ्रांस से लेके वो यहाँ लेके आ गए, और बुशरा जैसी खातून भी होती हैं। तो ये एक मैसेज चला गया, ये एक मैसेज चला गया हमारे फौज की तरफ से, ये फौज की तरफ से था। मैं अगर पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन से ये फैसला लिया जाना चाहिए था, शायद मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होता, लेकिन उन्होंने एक मैसेज इस वक्त में सिर्फ कौम को दिया कि हमें इकट्ठे रहना है, बल्कि उन्होंने पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन को भी एक पैगाम दिया कि हम सब एक हैं, और हम में जो तफरका या फर्क डालने की या तकसीम की बात हो रही है वो फौज का मैनिफेस्टो और न फौज की आइडियोलॉजी वो है। रही एक बात। जी और दूसरी बात कि जो सवाल उठा है, मैडम कुछ कहना चाहती है, मैं उसके बाद जी कहूंगा। जी अनुमा जी। सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, एयर वाइस मार्शल हिलाल अहमद राठेड़ वो एक बहुत ही सीनियर अधिकारी हैं, मैं उनकी स्क्वाड्रन की एक ऑफिसर रही हूँ, बस ये। जी 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 जी। तो दूसरी बात यह है कि हमने नॉन, हमारा एनिमी पाकिस्तान है, और पाकिस्तान को जो जवाब देना चाहिए था वो हमने दे दिया। क्या हम हजारों साल ऐसे ही करते रहेंगे? जबकि पाकिस्तान, मुझे पूरा यकीन है कि इतना कुछ होने के बावजूद हम पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहते हैं। देखिए, कोई बच्चा होता है, आप उसको 10 ट्यूटर रखिए, वो फिर भी सबक नहीं सीखता है। और मुझे लगता है कि इसके आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा, और जैसा कि सर ने कहा कि विल कट इंडिया थ्रू 100 कट्स, विल हार्म इंडिया थ्रू 100 कट्स, ये पॉलिसी 1000 कट्स, ये पॉलिसी चलती रहेगी। ऐसे में हम क्या रोज जंगी हालत में रहेंगे? हम क्या रोज वॉर करेंगे? हमें तरक्की की तरफ नहीं जाना है, हमें अगली जनरेशन का नहीं सोचना है। तो ये जो पहलगाम का वाकया है, इसने बहुत सीरियस सवाल को जन्म दिया है, जिसमें सबसे बड़ा अहम सवाल ये है कि हमने इससे क्या सीखा। अगर जी कोई चीज होती है, वी हैव ऑलवेज टू नो व्हाट वी आर लर्निंग फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस। और दूसरी चीज ये है कि जो ये लहू बह रहा है वो हमारी धरती पे बह रहा है, और हमारे पास पूरी सुविधा है इसको रोकने की। जो पहलगाम का वाकया है उसे मैं हुकूमत पे सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूँ, मुझे ट्रॉल्स माफ करेंगे, मैं हुकूमत पे सवाल नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि हम एक सक्षम मुल्क हैं, और हमारे पास हर किस्म की टेक्नोलॉजी मौजूद है। और वो लोग पीर पंचाल का रेंज क्रॉस करके आए उस वक्त में, जब एक तरफ हम वादी को अलग कर रहे थे, जम्मू को अलग कर रहे थे, वादी को खुशहाल एरिया डिक्लेयर कर रहे थे, और करोड़ों सयाहों को, टूरिस्ट को यहाँ बुला के झुंडू में यहाँ बुला रहे थे। और दूसरी तरफ जम्मू में सिचुएशन ठीक नहीं थी, आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है कि वहां रोज मुठभेड़ें हुआ करती थी, और कॉन्फ्लिक्ट का सूरत हाल थी, हमारे जवान जाने गंवा रहे थे। तो जम्मू एंड कश्मीर से मिलिटेंसी नहीं हुई थी, मिलिटेंसी कायम थी। और इस तनाजुर में हमें ये ख्याल रखना चाहिए था कि जो रूट्स है, जिसका कि हमारे फोर्सेस को, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को, इंटेलिजेंस एजेंसीज को पूरी तरह मालूम है, उन एरियाज को पूरी तरह सीक्योर किया जाना चाहिए था, ताकि वो अगर
जेके का कोई इलाका खुशहाल है, वहां से फिर वहां इनकी जो एक्सेस है वो ना हो, और फिर वो वहां से वापस भी चले गए। हमारे पास ये ताकत है जी कि हम सुई को भी ढूंढ सकते हैं, वो कैसे और कहाँ चले गए। और एक बहुत बड़ा, मैं इसको चूक नहीं मानूंगा, मैं इसको बिल्कुल बहादुरी से, दिलेरी से और डंके की चोट पे इसको फेलियर कहूंगा। और अगर ये फेलियर न होता तो आज हमारे पास हर कोई जवाब होता अपना जो ये कदम हमने उठाया है उसको पूरी दुनिया के सामने जस्टिफाई करने का और डंके की चोट पे जस्टिफाई करने का। आज 15 दिन गुजर गए, बिल्कुल न ये मालूम है कि कौन थे, कहां से आए और कहां चले गए, जमीन खा गई क्या। जी बिल्कुल बिल्कुल आपने बहुत सही बात की है। कुछ लोग, मैं देख रही थी ये सवाल और लोग भी उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई उन्हें जमीन खा गई या आसमान निकल गया। वो लोग आए, उन्होंने आतंक मचाया, गन पॉइंट पे लोगों को निशाना बनाया और उनको मारा बेरहमी से, और उसके बाद वो चले गए। पाकिस्तान पर के आतंकी ठिकानों पर हमने कार्रवाई की, उसमें 9 ठिकाने हमने उन पर कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि 100 के करीब लोग जो हैं, आप उनको उसमें आतंकी हैं या सिविलियंस हैं, उसमें ज्यादातर आतंकी हैं ये कहा जा रहा है, वो हमने मार गिराए। और लेकिन वो लोग जिन्होंने इस कृत्य को अंजाम दिया, ये सब कुछ जो उन्होंने किया, घिनौनी हरकत की, वो कहाँ है ये जरूर। जी वक्त की कमी है। जी जी जलील साहब, जल्दी से अपनी बात को मैं रखें, थोड़ा फिर लास्ट सवाल कहूंगा, होगा। मैंने जी अपना वक्तव्य पूरा नहीं किया। मेरा कहने का मतलब ये था कि हमें फ्यूचर में ऐसी स्ट्रेटजी इस्तेमाल करनी है कि ये जो एक्सेस है टेररिस्ट की या टेररिज्म की हमारी धरती की तरफ, हम अगर अपनी धरती को स्वीकार करें तो हमें न पाकिस्तान जाने की जरूरत है, न ईरान वाले को यहाँ आने की जरूरत है, और न सऊदी अरब का एनवाय जो आया हुआ है हमारे मुल्क में उसके आने की जरूरत है। जरूरत इस बात की है कि हमारी जो अपना डिफेंस है, अपनी सिक्योरिटी है, उसको मजीद हम इस तरह कंसोलिडेट करें कि दुश्मन को मौका ही नहीं मिले। हम अपनी धरती को कम से कम सिक्योर तो कर लें। इतना बड़ा कांड हुआ जिसका मतलब ये है कि हम पूरी तरह अपने आप को सिक्योर नहीं कर पाए हैं, और जो ये खून खराबा एक्सपोर्ट हो रहा है वो हमारी धरती पे हो रहा है, और अगर हम इसका कोई जवाब देते हैं तो हमारे ही लोग मरते हैं, जैसा कि आज बिल्कुल आज बिल्कुल। एलओसी को देख रहे हैं। तो इसलिए जी ये बिल्कुल, जरूर है एलसी कि पे जो अपनी कुछ हुआ। सिक्योरिटी ग्रुप को मजीद सिक्योर कर लें। जी बिल्कुल आप सही सही बात बोल रहे हैं। ओमकारेश्वर जी, लास्ट सवाल मेरा आपसे, संक्षेप में जवाब, वक्त की कमी है, माफ कीजिएगा, थोड़ा कम वक्त दे पाई मैं आपको आज। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये सब कुछ जो हो रहा है, अब हमने जवाब दिया, उन्होंने आतंकी घटना को अंजाम दिया, हमने जवाब दिया, उनकी तरफ से रिटेलिएट किया जा रहा है, जिसमें भारत के मासूम लोग जो है फिर मारे गए हैं, घायल भी हुए हैं, जिसमें अभी जलील साहब ने बताया कि जितने घायल हुए उनमें से 40 की हालत बहुत नाजुक है। ये कैजुअलिटी बढ़ भी सकती है। इसके अलावा घरों को, गाड़ियों को, इन सबको भी नुकसान पहुंचाया गया है, और अभी भी खतरा लगातार बरकरार है, और भारत की तरफ से जवाब दिया जा रहा है। फिर अगर पाकिस्तान की तरफ से जवाब दिया जाता है, फिर हमारी तरफ से जवाब दिया जाता है, तो ये सिलसिला कितना चलने वाला है, कितना आगे चलेगा, कैसे रुकेगा, ये लोगों के जहन में तो सवाल आ ही रहा है। आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू रिप्लाई फॉर दिस, लेकिन फिर भी आप कैसे देख रहे हैं इस सबको संक्षेप में। देखिए, खून खराबा अल्टीमेटली किसी चीज का इलाज नहीं होता। यूक्रेन में कितने समय से युद्ध चल रहा है, अफगानिस्तान में अमेरिका की सेनाएं आई, अंत में उनको छोड़ के वहां जाना पड़ा। तो युद्ध तो कभी इलाज होता नहीं है। आप क्या करेंगे? पाकिस्तान 4-5 लड़ाइयां लड़ चुका और लगातार पिछले 75 सालों से वो इस तरह की वो हरकतें कर रहा है। तो एक बार हमने उनको 1971 में 2 टुकड़े कर दिए, अब क्या फिर एक और टुकड़े करेंगे? उसके बाद भी वो नहीं मानेगा तो क्या करेंगे? देखिए, ऐसे कंट्री को आइसोलेट करना और अदर मीन्स से उनका इलाज करना ही ज्यादा मुफीद है, मुझे ऐसा लगता है। 2001 से पहले पाकिस्तान इस हालात में आ गया था ग्लोबल आइसोलेशन की वजह से, और भी जो उस पे सैंक्शंस लगे थे, कि वो एक समय तो 3-3 बार उसने रिशेड्यूल कराया था अपना आईएमएफ के लोन का, और उसके बाद भी वो एकदम से कंगाली की, या वो कहते हैं दिवालियापन के हालत में आ गया था। और एक बार ऐसे भी हालात बन गए थे कि वो पाकिस्तान के स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म वाली लिस्ट में, कि कौन कौन से स्टेट करते हैं, उस लिस्ट में वो शामिल होने वाला था। लेकिन उसके भाग्य से वो 9/11 हो गया, और 9/11 के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान को ये मान लिया कि ये फ्रंटियल स्टेट है जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ेगा, और उस दरमियान जनरल मुशर्रफ ने उसका दोहरा इस्तेमाल किया। अमेरिका से धन लेते रहे, इधर आतंकवादियों को पालते रहे और अमेरिका को बेवकूफ बनाते रहे।
ये दौर तो खिंच गया। उसके बाद आज फिर पाकिस्तान बहुत बुरे हालात में है। वहां की आर्थिक स्थिति को देखें, वहां के लोगों को देखें कि वो किस हालात में पहुंच गए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आईएसआई और जो पाकिस्तानी आर्मी है उसकी जिद की वजह से कि हम इस तरह के आतंकवाद को परसू करते रहेंगे। ये कोई सॉल्यूशन नहीं है अल्टीमेटली। और फुल फ्लेजेड वॉर में भी चले जाएं तो दोनों तरफ सिर्फ तबाही होगी। क्या सॉल्यूशन क्या निकलेगा? तो इसलिए समझना तो उसी को पड़ेगा कि क्या करें। और भारत को ये देखना होगा कि जो दूसरे और रास्ते हैं किस तरह से हमें अपनी आवाम को, अपनी जनता को सुरक्षित रखते हुए कुछ करना है। जिन 26 लोगों की शहादत के लिए आज हमने अटैक किया है, अगर वही दोबारा 20, 25, 50 लोग अगर हमारे शहीद होते हैं, मारे जाते हैं, अगर इससे घायल होते हैं, तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। और जैसा कह रहे थे मेरे पहले, मैं उनसे इत्तेफाक रखता हूं कि भाई हमारी तैयारियां, हमारी सर्विलेंस, अगर हम कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है टेररिज्म के प्रति, तो हमारी पॉलिसी ऐसी भी होनी चाहिए कि ये ना हो कि हम जीरो सिक्योरिटी कर रहे हैं, जीरो सर्विलेंस कर रहे हैं। जीरो टॉलरेंस डजंट मीन जीरो सिक्योरिटी और जीरो सर्विलेंस। सर्विलेंस तो हमारी 100% होनी चाहिए, फिर हम जीरो टॉलरेंस की बात कर पाएंगे ना। ये तो जरूर है। और देखिए, ये सब बातें उठेंगी, सवाल उठेंगे। इस समय तो देश समूचा सरकार के साथ है, बीजेपी एनडीए सरकार के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। सभी लोग चाहते हैं कि वो जो कुछ भी डिसाइसिव फैसला करना चाहें जिससे अमन कायम हो, भारत को शांति और सुरक्षा दोनों मिले, ऐसा कदम उठाएं। लेकिन जब आप ऑल पार्टी मीटिंग में नहीं आएंगे, जब आप अपोजिशन को फेस नहीं करेंगे, मीडिया को फेस नहीं करेंगे, तो फिर तो सवाल तो उठेंगे। जी बिल्कुल, सवाल तो उठेंगे। अभी भले ही देश मसलहत के तहत अभी खामोश है क्योंकि वक्त नहीं है, ये वक्त जो है वो एकजुटता दिखाने का है। लेकिन हमने उसी वक्त में ये भी देखा कि उसी कांग्रेस पार्टी को जो लगातार अनकंडीशनल सपोर्ट दे रही है, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, जो ऑफिशियली, जो जिनके ऑफिशियल स्टेटमेंट को ही ऑफिशियली माना जाए, वो लगातार ये कह रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान परस्त, देशद्रोही, ये सब लगातार कहा जा रहा है। जब सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हुई तो कहा कि नहीं, तो पाकिस्तान की मीटिंग हुई। इस तरह की तमाम बातें भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन की तरफ से कही जाती रही। तो वो भी हम देख रहे हैं कि एक तरफ विपक्ष किस तरह से अपना बड़ा दिल दिखा रहा है और दूसरी तरफ क्या हो रहा है वो भी हम देख रहे हैं। आप कुछ ऐड करना चाहते हैं ओंकारेश्वर जी? बस आखिरी लाइन ऐड करना चाहते हैं कि ये जो चैनल सर्टिफिकेट बांटते हैं ना, देशद्रोह का, गद्दार का और राष्ट्रभक्ति का, ये पहले अपना सर्टिफिकेट देख लें। और इस देश की जनता ने उनके सर्टिफिकेट को ठुकरा दिया है कि जो आप कहते हैं कि ये गद्दार हैं, वो है। ये तो पिछले चुनाव में ही 400 के नारे से हम कहाँ आके अटके थे। तो इस देश ने संगम में भी जो दुर्घटना हुई वहां पर महाकुंभ में, उसमें ठुकरा दिया। इसके बाद भी जो कश्मीर में, जिस कश्मीर में आप हिंदू मुसलमान लेके जाने वाले थे, उस कश्मीर के सारे मुसलमान खड़े होके कहने लगे कि नहीं साहब, ये हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है। जो सैलानी गए थे, जिनके लोग अपने अपने परिवार के लोग शहीद हुए, मारे गए उस आतंकवादी हमले में, वो सारे परिवार वालों ने कहना शुरू कर दिया कि ये हिंदू मुसलमान का मसला नहीं है। तो इनको सर्टिफिकेट बांट के दीजिए। इनको तो वक्त जो है ना, वो इनको सर्टिफिकेट, और देश की जनता जो है वो सर्टिफिकेट दे रही है। गोदी मीडिया का चंदा दे दिया, इससे बड़ा सर्टिफिकेट क्या होगा? तो ये दूसरों को ना समझाएं कि कौन राष्ट्रद्रोही है और कौन राष्ट्र भक्त है। जी बिल्कुल, इनको सबको अपने गिरेबानों में झांकने की जरूरत है और कुछ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, ओंकारेश्वर जी आपका, अनुमा जी आपका और जलील साहब आपका। कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। नमस्कार।